I would like to thanks to sir who has given me this golden chance to come here and share my views with all of you. Secondly, I would like to thanks all of you who are paying attention and listening me so carefully. तो इंग्लिश ज़्यादा हो गई। ग्राम सभा के सभी आदरणीय ग्रामीण जन और हमारे टीचर्स और मेरे प्यारे सहपाठियों और साथियों, आप सभी को आज के जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, आप सभी को पता है आज 26 जनवरी के दिन यह दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ ये भी आप सभी को पता है। कब तैयार हुआ था बच्चों? कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था ये। और इसको बनाने में कितना सभी को पता है? 2 साल 11 महीने और कितने दिन लगे? 18 दिन। जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो फिर 26 जनवरी का वेट क्यों किया? 26 नवंबर को ही इसको लागू क्यों नहीं किया गया? 26 नवंबर को इसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 26 नवंबर को जब यह बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी का वेट क्यों किया? नए साल का वेट था क्या उन्हें? नए साल तो एक नहीं। अगर नए साल का वेट था तो 1 जनवरी को लागू कर देते हुए 26 जनवरी तक ही वेट क्यों किया? क्योंकि जो हमारे नेतागण थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किसी वर्ष 26 जनवरी के दिन ही क्या किया था? तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको हम 26 जनवरी के दिन ही आज़ाद करवाएंगे। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के बड़े बड़े वकीलों में शामिल थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हमारा देश 26 जनवरी को हमारा देश आज़ाद होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त को अगर आज़ाद हुआ तो उन्होंने सोचा कि जो 26 जनवरी का दिन है इसका महत्व रखते हैं। तो इसका महत्व रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो गया था उसको 26 जनवरी को लागू करने का उन्होंने सुनिश्चित किया दिन कि 26 जनवरी को हम इसको लागू करते हैं। तो इससे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी के दिन का भी महत्व बना रहा। और उसके बाद से 26 जनवरी के दिन ही हमें क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। अच्छा, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। तो जब देश आज़ाद होता है तो लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? बताइए। नरेंद्र मोदी। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय, वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी हो, वे 15 अगस्त को देश के जो हमारी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर लाल किला, उस पर झंडा फहराएंगे। तो रिपब्लिक डे पर झंडा कौन फहराता है फिर? रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति। ऐसा कोई प्रावधान है? उस दिन राष्ट्रपति ही झंडा क्यों फहराते हैं? उसी दिन भी प्रधानमंत्री झंडा फहरा लेते हैं, या फिर 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति से झंडा फहरवा लें? ऐसा क्या प्रावधान है? 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो संवैधानिक प्रमुख माने गए थे वे प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और 26 जनवरी के दिन संवैधानिक प्रमुख हमारे कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि हमारे देश के पहले नागरिक और सर्वोच्च नागरिक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और हमारे देश के पहले नागरिक कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो 26 जनवरी के दिन हमारा देश संवैधानिक रूप से आज़ाद हुआ था। तब तक हमारे देश का खुद का कोई कानून नहीं था। तो 26 जनवरी को हमारे देश का खुद के कानून बन गए, खुद के कानून तैयार हो गए। तो क्या हो गया? 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है? देश के राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को कौन फहराएगा? प्रधानमंत्री जी। तो आज लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा? राष्ट्रपति। अच्छा, बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान तैयार किया, लेकिन जब बात आती है कि संविधान को तैयार किसने किया, तो संविधान के लिए एक सभा गठित की गई थी। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है कि संविधान को तैयार किसने किया, तो संविधान को संविधान सभा ने तैयार किया था। लेकिन उसमें सबसे मुख्य योगदान किनका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि उसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति बनाई गई थी जो उसका ड्राफ्ट तैयार करेगी संविधान का। उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन एक फॉरगॉटन हीरो हमारे, जिन हीरो को हम भूल चुके हैं, जिनका योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना ही था संविधान सभा में, लेकिन वे संविधान सभा के कभी भी मेंबर नहीं रहे।
उन्होंने कहा था कि मैं संविधान सभा का मेंबर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं बाहर से पूरी हेल्प करूंगा। और जितना बाबा साहब का योगदान रहा संविधान बनाने में, उतना ही उनका योगदान रहा था। जानते हो आप उनका नाम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो मैंने कहा वे कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए, तो वे तो उसके मेंबर हैं ही। एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के कभी भी सदस्य नहीं बने, लेकिन फिर भी उनका योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जितना ही थे। वे फॉरगॉटन हीरो हैं। कौन है वे? सर B.N. राव, बेनेगल राव। सर B.N. राव जिनका नाम है, उन्होंने संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जितनी अगर किसी की क्वालिफिकेशन थी उस समय, तो सर बेनेगल राव की थी, B.N. राव की, जिन्हें हम भुला चुके हैं। हम जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद रखते हैं, उतना ही योगदान सर बेनेगल राव का था। तो हमारे जैसे देश आज़ाद हुआ तो किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की वजह से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसमें योगदान था। भगत सिंह का योगदान भी था और महात्मा गांधी जी का भी योगदान था, अहिंसात्मक रूप से। और अगर हम संघर्ष जैसे लोगों का, और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम बहुत अगर पूरा दिन लग जाए तो भी गिनाने में नहीं आ सकते। उनका जैसे हमारे ताऊजी आनंद जी ने बताया था कि उनका हम पर कर्जा है जो इनको हम पूरी लाइफ में उतार नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। तो हमारा फर्ज क्या है? जो उन्होंने बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए थे: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। सबसे पहले हमारा काम है शिक्षित बनना। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम संगठित नहीं हो सकते। और शिक्षित बनने के बाद, एजुकेट के बाद बारी आती है एजिटेट, संगठित होने की। कि एजुकेशन होगी हमारे पास है तभी हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि इस एजुकेशन ही हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। खाली दिमाग शैतान का घर, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है, और उसमें वैसे ही विचार आएंगे। बुरे विचार, बुरे ख्याल के लाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे हाथों पर मैल, शरीर पर मैल जमता है, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके लिए वो तो अपने आप जम जाता है। लेकिन नहा धोकर शरीर को साफ स्वच्छ रखने में मेहनत लगती है, तो वही मेहनत हमारे विचारों की सकारात्मक शिक्षित होने में लगती है। लेकिन साफ स्वच्छ शरीर में हमेशा किसका वास बताया जाता है? भगवान का वास बताया जाता है। भगवान का वास क्यों बताया जाता है? क्योंकि साफ स्वच्छ शरीर होगा तो सकारात्मक परिवर्तन विचार आएंगे, और सकारात्मक विचार हमारे जीवन को सुदृढ़ता, अच्छा जीवन प्रदान करते हैं हमें। तो उसी प्रकार जैसे हमें शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो शिक्षित होने के बाद क्या करेंगे? संगठित होंगे, और संगठित होने के बाद संघर्ष करेंगे। संघर्ष किस चीज़ का? जीवन में कामयाब होने का, यही संघर्ष हमारा। तो इस प्रकार जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, इन तीनों पर हम अमल करेंगे। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को किसी भी जाति, धर्म से नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वे जब हमारे देश के लिए लड़ रहे थे तो कोई भी, महात्मा गांधी जी अपने समाज के लिए नहीं लड़े। उन्होंने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में देश को नहीं बांटा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी उतनी ही लड़ाई लड़ी जितनी हिंदुओं के लिए लड़ी थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं फला जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। सभी जातियां उनके लिए समान थी। तो उसी प्रकार जब भी किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ें तो ऐसा न सोचे कि यह फला जाति का था, फला धर्म का था। सभी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सब ने हमारे लिए संघर्ष किया है, और उनका सभी संघर्ष जब एक समान रहा, जब वह इकट्ठा हुआ, जब वह शक्ति एक हुई, तब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। भारत देश आज़ाद बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन तब तक उनके विचारों में एक समान रूपता नहीं आई थी। 1947 में जाकर जब पूरा देश एक हो गया, जब उन्होंने हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ऐसा धर्म नहीं रहा जिससे उनके विचारों में कोई नकारात्मकता रहे या फिर उनके विचार अलग अलग हों। जब उनके विचार एक हो गए, शक्ति एक हो गई, तब देश आज़ाद हो गया। देश पहले भी आज़ाद हो चुका होता, लेकिन तब तक उनके विचार एक नहीं हुए थे।
तो इस प्रकार अपने विचारों को सकारात्मकता प्रदान करें। किसी भी महापुरुष के विचार, किसी भी महापुरुष की गाथाएं पढ़ें, कहानियां पढ़ें, उनकी सफलता की कहानियां पढ़ें। बाबा साहब तब से लेकर आज तक उनकी जितनी कोई भी एजुकेशन नहीं ले पाया है, क्यों नहीं ले पाया है? क्या उस समय से लेकर आज का समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ? आज का समय तो इतना अच्छा है कि हमें कहीं भी बाहर जाने के लिए कोई हमारा एक पैसा नहीं लग सकता, लेकिन उनके पास तो पैसों की कमी भी थी और पैसे भी लगते थे। और आज के समय तो इतनी सुविधाएं हैं हमारे पास है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें, अपने जीवन में अमल करें, उन पर ऐसे कोशिश करें कि अगर मैं बाबा साहब नहीं बन सकता तो उनके दिखाए रास्ते पर चल सकता हूँ। अगर मैं महात्मा गांधी जी नहीं बन सकता तो उनके दिखाए रास्ते पर चलूँ मैं। तो अपने जीवन में आज से एक संकल्प लें कि किसी भी एक महापुरुष को मैं आदर्श मानूंगा और उसके दिखाए गए रास्ते पर मैं चलूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।